पंचकर्म आयुर्वेद की एक विशेष चिकित्सा पद्धति है। इनका फायदा हर किसी को लेना चाहिए। पंचकर्म क्या क्या होते हैं, उनके क्या फायदे हैं, कौन से ऋतु में कौन सा पंचकर्म करना चाहिए, पंचकर्म क्या स्वस्थ लोगों को करना है या जिनको बीमारियां हैं उनको पंचकर्म करना है, ये सारी बातें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के एंड तक बने रहना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। नमस्कार, मैं डॉक्टर ज्योति आयुर्वेदा क्लिनिक इनफर्टिलिटी पे आपका स्वागत करती हूँ। पंचकर्म में आयुर्वेद ने बताई कि चिकित्सा पद्धति में 5 कर्म मेनली बताए गए हैं, जो है वमन, विरेचन, बस्ती, रक्तमोक्षण और नस्य। वमन, विरेचन, बस्ती ये डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस है। इनसे हमारे शरीर की शुद्धि क्रियाएं होती हैं, शुद्धि की जाती है, क्लिंजिंग की जाती है। जैसे कि आपको समय समय पर आपके घर की एक डीप क्लींजिंग करते हैं। आप आपकी गाड़ी को हर बार आप सर्विसिंग पे डालते हैं कुछ किलोमीटर हो जाने के बाद। उसी तरह आयुर्वेद में आचार्यों ने बताया है कि जब हम समय समय पे हमारी ऋतु संधि रहती है, जब वात पित्त कफ का इम्बैलेंस हो जाता है, तो हमें पंचकर्मा करने चाहिए। जैसे कि अगर अब आप बात करते हैं कि स्वस्थ व्यक्ति की, तो स्वस्थ व्यक्ति को इन ऋतु संधियों में पंचकर्म करना चाहिए। तो पहले हम जानेंगे ये पंचकर्म है क्या। वमन, वमन का मतलब होता है इंड्यूस्ड वॉमिटिंग। वॉमिटिंग भी नहीं कह सकते, इसको एमेसिस कहना चाहिए। ये मेडिकेटेड, इसमें हम पेशेंट के शरीर के टॉक्सिन्स को उसके आमाशय में, मतलब उसके अपर एब्डोमेन या स्टमक में इकट्ठा करते हैं और बाद में आयुर्वेदिक काढ़े, दूध, इन सबको पिला के आयुर्वेदिक जो वामक द्रव्य हैं उनको दे के उसके टॉक्सिन्स को नेचुरल तरीके से शरीर से बाहर निकालते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस को हम वमन बोलते हैं। आचार्यों ने बताया है कि जब बसंत ऋतु होती है, इस समय हर किसी को वमन चिकित्सा करनी चाहिए। मतलब जो शिशिर और हेमंत ऋतु में, मतलब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में जो हमारे शरीर में कफ बढ़ जाता है और वो आगे चल के हमें कुछ बीमारियां करेगा, क्योंकि मार्च अप्रैल में जब हीट बढ़ेगी तो शरीर की उष्णता बढ़ेगी और सूर्य की उष्णता बढ़ने से जो कफ मेल्ट होगा वो आगे करके आपको वायरल फीवर है, सर्दी खांसी है, आपकी जठराग्नि को कम करेगा। तो उसको आपको उस बढ़े हुए कफ को स्वाभाविक रूप से नेचुरल तरीके से शरीर से जब आप बाहर निकाल देंगे, तब आपको बहुत ज़्यादा स्वास्थ्य लाभ मिलेंगे। तो स्वस्थ लोगों को और जो डिजीज्ड है उनको तो कभी भी वमन करना है, लेकिन स्वस्थ लोगों को ध्यान रखना है कि बसंत में, मतलब मार्च की स्टार्टिंग में या फिर फेब के एंड में आपको एक वमन कराना ही चाहिए, ताकि आपका स्वास्थ्य मेंटेन रहे। अब हम बात करते हैं विरेचन की। तो विरेचन जो कर्म है, विरेचन मतलब आपके शरीर से दोषों को रेचन, खींच के बाहर निकाल देना। ये अधिकतर जब हमारे शरीर में पित्त प्रधानता होती है उसमें करना चाहिए। तो विरेचन के लिए जो ऋतु बताई गई है वो शरद ऋतु बताई गई है, मतलब सितंबर या अक्टूबर में आपको विरेचन करना चाहिए, क्योंकि मई जून में जो हीट बढ़ी थी, उसके बाद वर्षा ऋतु हुई थी, तो जो शरीर में हमारे पित्त का प्रकोप हुआ है, तो वो पित्त आगे चल के आपको समस्याएं ना दे, तो उसके लिए आपको शरद ऋतु में विरेचन जरूर कराना चाहिए। विरेचन में हम आपके टॉक्सिन्स को नीचे के रास्ते से, मतलब आपके शरीर में हम लूज मोशंस इंड्यूस्ड कराते हैं, ऐसी नेचुरल दवाइयाँ देते हैं और 7 से 8 दिन तक आपके शरीर को हम रेडी करते हैं स्नेहपान के माध्यम से, अभ्यंग स्वेदन के माध्यम से, ताकि आपके शरीर के सारे टॉक्सिन्स आपके लोअर एब्डोमेन में, बड़ी आंतों में इकट्ठे हो जाएं और उनको हमें निकाल देना चाहिए विरेचन के माध्यम से। तो अगर आपको रक्त से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, या पित्त बढ़ा हुआ है, या हाइपर एसिडिटी हो रही है, वेरिकोज वेन्स हो रहे हैं, हेयर फॉल आज बहुत कॉमन है, तो इन सारी चीज़ों में जहाँ पे पित्त एक्सेसिव रहता है वहाँ पे आपको विरेचन कराना चाहिए। अब हम बात करेंगे बस्ती चिकित्सा की। बस्ती का मतलब होता है जो हमारे पक्वाशय में दी जाती है दवाइयाँ, वहाँ पे बस्ती चिकित्सा होती है। आयुर्वेद में बस्ती चिकित्सा को
अर्ध चिकित्सा माना गया है। मतलब ये हमारे आधे रोगों में हम बस्ती चिकित्सा करके रोगों को ठीक कर सकते हैं। बस इसमें डिफरेंस इतना ही आ जाता है कि हर रोग के लिए जो औषधि का चयन होता है वो अलग अलग हो जाता है। तो बस्ती चिकित्सा वात की सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा है। तो आयुर्वेद में बताया गया है कि अगर आप कोई भी ज्वाइंट की तकलीफ से, मसल्स की तकलीफ से अगर आप परेशान हैं तो आप बस्ती चिकित्सा ले सकते हैं। अगर कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो आप बस्ती चिकित्सा ले सकते हैं। इवन इनफर्टिलिटी में भी हम लोग हर पेशेंट को बस्ती चिकित्सा कह देते हैं, क्योंकि आयुर्वेद ने बताया है कि कोई भी इनफर्टिलिटी इशू बिना वात के नहीं होता है। चाहे वो एंडोमेट्रियोसिस हो, चाहे एडिनोमायोसिस हो, या अंडा नहीं फूट रहा हो, या इम्प्लांटेशन नहीं हो रहा है। अगर मेल की बात करें कि उनमें मोटिलिटी कम है, उनका स्पर्म काउंट कम है, उनको इरेक्टाइल प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो इस सब में बस्ती एक बहुत अच्छा कारगर उपाय सिद्ध होता है। तो बस्ती चिकित्सा आपको वैसे तो आचार्यों ने बताया है, आचार्य चरक ने बताया है कि प्रावृत ऋतु में, मतलब जब वर्षा ऋतु स्टार्ट होती है, रेनी सीजन स्टार्ट होने से पहले हमें बस्ती चिकित्सा लेनी चाहिए। क्योंकि जब रेनी सीजन में हमारा वात प्रकोप होगा तो उससे पहले हम आपके शरीर में वात को कम करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। वैसे बस्ती के भी 2-3 टाइप होते हैं, जैसे कि आप अनवासन बस्ती है, निरू बस्ती है। तो ये रिजिड निरू बस्ती जो है वो शोधन चिकित्सा का काम करती है, आपके शरीर को क्लियर करती है, क्लीन करती है। और अनवासन बस्ती जो है वो आपके शरीर को ब्रूहण का काम करती है, पोषण का काम करती है, रिजुविनेशन का काम करती है। तो इस तरह बस्ती चिकित्सा भी आप साल में एक बार ले सकते हैं। और अगर इस तरह की समस्याएं आपको हैं तो बस्ती चिकित्सा भी आप कभी भी ले सकते हैं। दूसरी बात करेंगे रक्त मोक्षण। रक्त मोक्षण के लिए भी सबसे अच्छा समय जो बताया गया वो शरद ऋतु ही बताई गई है। मतलब कि जब हमारे शरीर में पित्त का प्रकोप होता है, और पित्त का जो रेसिडेंशियल स्थान, हम लोग आयुर्वेद में उसको आश्रय आश्रय भाव बोलते हैं। तो पित्त का जो आश्रय स्थान है वो रक्त है। तो जब शरीर से हमें पित्त को निकालना है, उसका बैलेंस बनाना है, तो रक्त मोक्षण बहुत ज़्यादा कारगर सिद्ध होता है। रक्त मोक्षण वैसे शरद ऋतु के आसपास नहीं तो आप धनतेरस के दिन भी हम लोग रक्त मोक्षण को रिकमेंड करते हैं। आयुर्वेद का एक बड़ा हॉस्पिटल है जो धूले में है, वहां पे रक्त मोक्षण शिविर लगता है धनतेरस वाले दिन। तो रक्त मोक्षण भी आपको शरद ऋतु में करना चाहिए। और वैसे रक्त मोक्षण हम लोग इनफर्टिलिटी पे जब हम काम करते हैं, तो जब जिनको एक्सेसिव पित्त रहता है, जिनको रिकरेंट अबॉर्शन रहते हैं, या जिनको टॉर्च इन्फेक्शंस रहते हैं, उनमें हम लोग रक्त मोक्षण साइकिल के 6th डे करते हैं, पीरियड्स के 6th डे रक्त मोक्षण करते हैं, ताकि उनके शरीर से अति पित्त हम बाहर निकाल सके और उनका बेबी का इम्प्लांटेशन अच्छे से हो सके और हेल्दी बेबी 9 मंथ तक वो कैरी कर सके। अब हम बात करेंगे नस्य की। नस्य का जो स्थान है वो नासा ही शीर्षोद्वारम। आचार्यों ने बताया कि अगर हमें सिर में पहुंचना है, किसी रोगी के ब्रेन तक पहुंचना है, तो उसका मार्ग जो है वो नासा, मतलब नासिका हमारी नोज है। तो नस्य में जो है हम मेडिकेटेड ऑयल, काढ़े, चूर्ण नाक के द्वारा डालते हैं, ताकि वो हमारे अपर क्लेबिकल मतलब ऊर्ध्व जत्रुगत रोगों को फायदेमंद होता है। तो नस्य भी आपको किसी भी सीजन में आप कर सकते हैं, बस दुर्दिन नहीं होना चाहिए, बहुत बारिश हो रही है या इस समय हमें नस्य नहीं करना चाहिए। बाकी आप कभी भी नस्य कर सकते हैं। नस्य में भी बहुत सारे टाइप है, मर्श नस्य है, प्रतिमर्श नस्य है। प्रतिमर्श नस्य है जो वो आप डेली कर सकते हैं, वो बहुत कम मात्रा में दिया जाता है। कुछ लोग जैसे कि कोरोना काल में लोग अणु तेल है, इनका रोज नाक में डालने को हम प्रतिमर्श नस्य कहते हैं। उसका कोई भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते हैं। शोधन नस्य आपको डॉक्टर के सुपरविजन में क्लिनिक में पंचकर्म सेंटर में जाके कराना रहता है, क्योंकि उसमें क्वांटिटी ज़्यादा मात्रा में डाली जाती है। तो इस तरह जो नस्य है वो आप किस में ले सकते हैं, आप हेयर फॉल में आपको लेना चाहिए। आपको अगर स्ट्रेस ज़्यादा हो रहा है तो नस्य आप करा सकते हैं। अगर आपको इंसोम्निया हो रहा है, नींद की कोई दिक्कत हो रही है, तो नस्य कराना चाहिए। ओवुलेशन में प्रॉब्लम हो रही है, इनफर्टिलिटी हो रही है, तो नस्य चिकित्सा बहुत कारगर रहता है। तो इस तरह से जो वात के लिए हमें क्या करना है, तो बस्ती चिकित्सा करनी है।
कफ अगर और पित्त बढ़ा हुआ तो वमन करना है। पित्त प्रकोप अगर आपके शरीर में ज़्यादा हो रहा है तो आपको विरेचन और रक्तमोक्षण करना है। और ऊर्ध्व जत्रुगत रोग हो रहे हैं तो आपको नस्य चिकित्सा करनी चाहिए। इस तरह आयुर्वेद ने बताए गए वमन, विरेचन, बस्ती, रक्तमोक्षण और नस्य, ये पांचों पंचकर्म स्वस्थ लोगों के लिए भी हैं और रोगियों के लिए भी है। अगर ये पांचों पंचकर्म साल में एक बार आप करते हैं तो आप कभी भी बीमार नहीं पड़ेंगे, ऐसा आप बोल सकते हैं। और आपको अधिकतर कोई दवाइयाँ खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी पाचन क्रिया बहुत अच्छी रहेगी, आप एनर्जी से फुल ऑफ एनर्जी रहेंगे, दीर्घ आयु बनेंगे आप। तो ये सारे पंचकर्म आपको डेफिनेटली कराने चाहिए। और इन पंचकर्मों के करने के लिए एक शास्त्रोक्त विधि बताई गई है। जब हम उन्हें उस तरीके से करते तो उनके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा रहते हैं। विरेचन का मतलब सिर्फ गोलियां खा ली और मोशन हो गया, ऐसा नहीं है। पानी पी के वॉमिटिंग कर दी, ये वमन है नहीं है। जब इनसे पहले हम 5 से 7 दिन स्नेहपान करते हैं, अभ्यंग स्वेदन करते हैं, सम्यक स्निग्ध लक्षण जब हमें मिलते हैं कि अब हमारी बॉडी पूरी तरीके से रेडी है, अब हमारे टॉक्सिन्स आमाशय में या पक्वाशय में जा चुके हैं, उसके बाद ही उनको निकालते तो किसी तरीके की कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती है। हम डॉक्टर ज्योति आयुर्वेदा में ऑलमोस्ट ऑल्टरनेट डे 2 से 3 वमन और विरेचन करते ही रहते हैं। बस्ती हमारे यहाँ रेगुलर बेसिस पे होती है। लेकिन इन पंचकर्मों के लिए जो चिकित्सक है उसका दक्ष होना, जो हमारा स्टाफ है उसका ट्रेंड होना, और रोगी का चिकित्सक के वश में होना, मतलब रोगी को भी चिकित्सक की सारी बातें माननी चाहिए, तब हमें पंचकर्म के बेनिफिट्स ज़्यादा मिलते हैं। मैं आशा करती हूँ कि मैंने इस वीडियो में आपको डिटेल पंचकर्म के बारे में बताया है। अगर फिर भी आपकी कोई भी क्वेरी रहे तो व्हाट्सएप के माध्यम से या कमेंट के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हैं। हम आपके सारे सवालों का जवाब देने का पूरा प्रयास करेंगे। पंचकर्म से रिलेटेड कोई भी जानकारी या कोई भी सर्विसेज आप चाहते हैं तो डॉक्टर ज्योति आयुर्वेदा में आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9770743237। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इस तरह के वीडियो हम लोग आपके लिए बनाते रहते हैं। नमस्कार।